नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। विधानसभा चुनाव के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर और हरियाणा दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 4 दिन बाद यानी 18 पहले दौर की वोटिंग शुरू हो जाएगी। और इस वोटिंग से पहले आज पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रचार करने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। जम्मू कश्मीर जाकर प्रधानमंत्री ने कोई नई बातें नहीं कही। जो बातें वो पूरे देश में या कहीं भी रहे घूम घूम कर जो बातें वो अब तक करते आए हैं, जम्मू कश्मीर जाकर भी उन्होंने वही राग अलापा कि किस तरह उन्होंने संविधान की रक्षा की है, किस तरह उन्होंने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया है, किस तरह उन्होंने विकास की नई गंगा बहाई है, किस तरह उन्होंने नए स्कूल कॉलेज खोले हैं, किस तरह उन्होंने नौजवानों का भविष्य सुरक्षित किया है और किस तरह आतंकवाद को खत्म किया है। जी हाँ, आतंकवाद की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर में थे और जाहिर है वहां जाकर वो इस बात का ढोल तो पीटेंगे ही कि वो आतंकवाद को उन्होंने वो खत्म कर दिया है। हालांकि ये और बात है कि जब से मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है उसके कुछ दिनों बाद से भी लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं होती रही और अभी कल भी 2 हमारे सेना के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। बहरहाल मोदी की बातें एक तरफ, लेकिन आज डोडा में उन्होंने जो कुछ भाषण दिया उसमें ऐसा लग रहा है कि मोदी अब पूरी तरह से राहुल गांधी के चाल में फंस चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी कोई चाल इस तरह से नहीं चलते, वो कोई गेम नहीं खेल रहे कि जिसमें मोदी फंस जाए। राहुल गांधी जो बातें होती हैं सीधे सीधे तौर पर उसको रखते हैं, लेकिन मोदी जिस तरीके से अब राहुल की कही बातों पर या उनके जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल जब अपने भाषणों में करने लगते हैं तो उससे समझ में आता है कि मोदी पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का असर होता जा रहा है और उनके भाषणों में वो यही कोशिश करते हैं कि कैसे वो राहुल गांधी के उठाए मुद्दों का जवाब दें। जैसे आज उन्होंने जम्मू कश्मीर में यानी डोडा में अपने भाषण में ये कहा कि जो लोग संविधान जेब में लिए घूमते हैं 75 वर्षों से, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, संविधान को किस तरह से यहाँ पर दबाया है, जबकि क्यों जम्मू कश्मीर में 2-2 संविधान होने चाहिए थे और क्यों बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं के विपरीत यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलता था, यहाँ पर बहुत से लोगों को वोट देने का हक नहीं था। और हम जब से सत्ता में आए हैं तब से हमने कितने यहाँ पर डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, बल्कि मोदी तो ये कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी की जड़ें उन्होंने जम्मू कश्मीर में गहरी की। और ये बहुत ही हास्यास्पद बात है क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर की धरती से खड़े होकर वो ये बात कह रहे थे, उसी जम्मू कश्मीर में वहां के लोगों को पूरे 10 साल, जी हाँ 1-2 नहीं, पूरे 10 साल बाद अपने मताधिकार के इस्तेमाल का उनको मौका मिला है, क्योंकि 10 सालों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए ही नहीं। और अब जबकि हो रहे हैं विधानसभा चुनाव तो जम्मू कश्मीर वो पहला वाला नहीं उसका रूप रह गया है, बल्कि अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने यही कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम यहाँ आकर इस जो धारा अनुच्छेद 370 इसको खत्म किया है, इसको हम वापस बहाल करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिलाएंगे। राहुल गांधी ने तो अपने कश्मीर दौरे में इस बात को उठाया भी था हाल ही में कि ये पहला राज्य है जो इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में इस तरह से पहली बार हुआ है राजनीतिक इतिहास में कि किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने इसको मुमकिन कर दिखाया है। जाहिर है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, उनकी भावनाओं का अपमान था, लेकिन मोदी अब उस बात को वहां जाकर इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं जैसे इन सारे कदमों से उन्होंने वहां पर लोकतंत्र को मजबूत किया है। बहरहाल जम्मू कश्मीर की जो हालत है या जितने वादे मोदी ने जो कहा कि हमने बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले और यहाँ पर आतंकवाद खत्म, अब ये आखिरी सांसें ले रहा है। अब आखिरी सांस कब तक चलेगी ये नहीं कह सकते मोदी, लेकिन उन्होंने वहां आखिरी सांस शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि हम नौजवानों के लिए हम बेहतर रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन जब मोदी ये सारी बातें कर रहे हैं तो क्या कारण है कि वहां पर बीजेपी नेता जो हैं वो मोदी से, नड्डा से, शाह से नाराज दिख रहे हैं? क्यों वो बगावत पर उतर आए हैं? जाहिर है मोदी के पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं होगा, लेकिन आज हम खरी खरी में इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि हरियाणा चुनाव में आखिर केजरीवाल के आने के बाद से अब किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, वहां पर कांग्रेस किस तरह से मजबूत हो रही है
और किस तरह से हरियाणा में भी बीजेपी को भारी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे इस समय पहलू चल रहे हैं, दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसके कई सारे आयाम हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने मतलब जो उनका असली काम है चुनाव प्रचार का, आज वो उस काम में फिर से लग गए हैं। बहुत दिनों से गायब थे मोदी, चुनावी मंच पर दिख नहीं रहे थे, तो वहां जनता को भी एक खालीपन महसूस हो रहा होगा कि आखिर वो सारी बातें अब सुनने क्यों नहीं मिल रही जो अभी तक अप्रैल मई में बहुत सुनने मिली थी। आज जनता को वो कमी भी मोदी ने दूर कर दी, फिर से वही परिवारवाद का राग, वही कांग्रेस और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोसना, और अब जब अभी वो हरियाणा भी पहुंचने वाले हैं, हरियाणा जाकर भी मेरा ख्याल है कुरुक्षेत्र से जब वो कहा जा रहा है कि वो जो चुनावी प्रचार का आगाज करने वाले हैं, वहां जाकर भी मोदी शायद यही सारी बातें करेंगे, वहां भी परिवारवाद को ही कोसेंगे। लेकिन मोदी इस समय जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, या इससे पहले अमित शाह ने भी जिस तरीके की बातें की, ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं उन्हीं के जवाब देते जा रहे हैं मोदी और शाह, उनके पास अपना कुछ कहने को नहीं है? क्या कहेंगे? समिता जी, नरेंद्र मोदी का आज का जो भाषण था, एक तो चुनावी इस दौर में कहा जाए तो उनकी पहली रैली थी, और जम्मू के डोडा से उन्होंने चुनावी एक तरह से कहा जाए वो शंखनाद फूंका है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश नज़र आ रहे थे, और प्रधानमंत्री की बातों में वो दम भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, जैसा कि लोकसभा चुनाव से पहले मछली, मंगलसूत्र, मटन, मुसलमान सारी चीज़ें थीं। आज उस तरीके की चीज़ें तो दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन हाँ वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें वो बता रहे थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है शर्मिष्ठा जी, जिस संविधान की लेकर के बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो लोग संविधान लेकर के घूमते रहे इस तरह की, प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में उसको सच साबित किया कि संविधान को वाकई में खतरा था और खतरा बना हुआ है अभी भी, ये उन्होंने साबित किया। उन्होंने जो आखिर में बात की है कि साहब वो कांग्रेस जो है राजा महाराजाओं के खिलाफ किस तरीके की बातें करती रही, यहाँ के राजा के खिलाफ भी बात करती रही, यानी कि राजतंत्र की तरफ वापसी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुल करके कही है कि राजा महाराजाओं के खिलाफ कांग्रेस बात करती रही। हालांकि उन्होंने उसको डोगराओं के अपमान से जोड़ने की कोशिश की, डोगराओं का अपमान है ये, यहाँ के महाराजा के लिए भी किया गया। अब वहाँ के महाराजा जो हैं उनके बेटे तो बरसों तक कांग्रेस में रहे थे, डॉक्टर कर्ण सिंह जी, तो अब ये तो उनके साथ था। लेकिन प्रधानमंत्री आज काफ़ी ज़्यादा हताश नज़र आए, और एक तरीके से जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं उन्हीं सवालों में प्रधानमंत्री उलझे हुए नज़र आए, और प्रधानमंत्री राहुल गांधी की जो कहा जाए कि जो ऑरा एक बन गया है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यानी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ज़बरदस्त तरीके से हावी दिखाई दिए प्रधानमंत्री के आज के पहले चुनावी भाषण में भी। समित्रा जी 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 बिल्कुल, राहुल गांधी, और ऐसा नहीं कि आज हावी दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से बीजेपी पर उनका डर कुछ ज्यादा हावी हो गया है। क्योंकि अभी हमने देखा राहुल गांधी की विदेश यात्रा में भी किस तरीके से बीजेपी लगातार उन पर पैनी नजर रखी हुई थी कि वो क्या बोलते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, तमाम चीजों पर राहुल गांधी की वो बीजेपी नजर बनाई हुई थी। आज मोदी ने अपने भाषण में नफरत की दुकान शब्द का इस्तेमाल भी किया। अगर हमारे पास वो बाइट है तो हम उसको सुन लेते हैं, उसके बाद अमलेंदु जी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी नहीं आ पाई है बाइट, वो आएगी तो हम लोग सुनवाएंगे समिता जी। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो आप जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक तो डरो मत का नारा जो उन्होंने दिया, और दूसरा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और इसी मोहब्बत की दुकान का असर ऐसा हुआ कि अब बहुत से मतलब दिल्ली जैसे कई और शहरों में भी, या इससे पहले उत्तराखंड के रास्ते में भी जगह जगह लोगों ने जो ठेले लगे हैं या दुकानें लगी हैं उसमें मोहब्बत का शरबत, मोहब्बत की दुकान, इस तरीके की वो बातें दिखी जा रही। इससे मतलब समझ में आता है कि जनता ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को हाथों हाथ लिया। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा डर यही है, और इसीलिए आज मोदी ने अपने भाषण में नफरत की दुकान ऐसे कुछ शब्द का इस्तेमाल किया। हम जो जैसे ही वो बाइट आती है हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन अमलेंदु जी, जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो जैसे आज इससे पहले अमित शाह ने भी ये दावा किया कि हम सारी सीटों पर मतलब लड़ेंगे और जीतेंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। मोदी वहां जाकर पीडीपी को कोस रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोस रहे हैं और कांग्रेस को कोस रहे हैं कि ये तीन परिवार हैं जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया। जबकि इन तीन परिवारों में से दोनों के साथ मतलब कांग्रेस को छोड़ दें, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के साथ कभी ना कभी बीजेपी का संबंध रहा है केंद्र सरकार में। और पिछले बार राज्य सरकार
जो आखिरी सरकार थी जम्मू कश्मीर की, उसमें पीडीपी साथ में थी नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के। अब मोदी को वो उसी पीडीपी को कोस रहे हैं, यानी ये जो पुरानी आदत है कि पहले किसी का साथ लो सत्ता में आने के लिए और बाद में उसको कोसो। क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही? और दूसरी बात, जो ये दावा कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पर हम जीतेंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो फिर क्या कारण है कि जम्मू की तो सभी 43 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं बीजेपी ने, लेकिन कश्मीर में जो घाटी की जो 47 सीटें हैं उनमें सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। मीडिया इसको, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो हैं वो इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं अमित शाह का, कि ये अभी जम्मू पर पूरा फोकस करेंगे, यहाँ से वो पूरा बहुमत मतलब अच्छे से यहाँ सीटें जीत जाएंगे, उसके बाद जो घाटी में जो निर्दलीय जीतेंगे उनको वो बीजेपी में मिला लेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, क्या कश्मीर घाटी में पूरी सीटों पर चुनाव न लड़ना, क्या ये बीजेपी ने यहाँ अपना डर दिखा दिया है? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी कश्मीर घाटी की जो 3 सीटें थी उन पर बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, तब वहां के बीजेपी नेता नाराज हुए थे। लेकिन अमित शाह ने कहा था कि नहीं, हम विधानसभा चुनाव में हम सभी सीटों पर उतारेंगे। क्या कारण है कि अमित शाह इतने जल्दी अपनी बात से पलट गए? या क्या ये बीजेपी के मतलब बीजेपी नेताओं की आदत है, या ये उनका डर है कि वो नहीं पा रहे, सभी सीटों पर उतार नहीं पा रहे? क्या वजह है? देखिए संमित्रा जी, सभी सीटों पे नहीं उतार पा रहे हैं। एक तो ये कि मैसेज खराब जाएगा चुनाव के बाद कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटों पे जमानत जब्त हो गई, एक डर तो ये है। तो फिर आप कहा जाएगा कि हम लड़ाई ही कम पे थे तो जमानतें जब्त हो गई, तो कोई बात नहीं। तो पहला तो ये कि जमानत जब्त हो गई और 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होती हैं तो इस पर फिर लोग सवाल करेंगे उसके बाद, और प्रधानमंत्री के लिए फिर दिल्ली में दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि 10 साल के बाद अगर चुनाव हुए और उसमें भी बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई, तो ये एक बड़ा कारण तो ये है समिता। ये दूसरा ये कि जिस तरीके की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, खुद बीजेपी के लोग ही इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे तो फिर अपनी तरफ मिला लेंगे दूसरे लोग जो आएंगे। समिता जी, घाटी में 2 तरीके के उम्मीदवार इस समय हैं। एक तो वो है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी इन सब के हैं। बाकी जो कुछ पहले अलगाववादी थे अब वो मुख्य धारा में लौट आए हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में अलगाववाद पनपता रहता है। दूसरी वो छोटे छोटे दल हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी अलगाववादियों के साथ अपनी पींगे बढ़ा रही है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि वरना फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी तो अब साथ में आने वाली नहीं है, दोनों में से कोई भी, या कांग्रेस वो तो साथ में आने वाली नहीं है। अगर इस तरीके की चर्चाएं की जा रही है कि जो घाटी से जीत करके आएंगे उनको अपनी तरफ मिला लिया जाएगा, तो ये फिर यही है कि जो अलगाववादी जीत करके आएंगे उनको मिला लिया जाएगा। अब जो एक वहाँ अलगाववादी समझे जाते हैं वो इंजीनियर राशिद जो है वो बेल पे छूट कर आ गए हैं, उनको लेकर के भी बहुत सारी बातें वहाँ सब की जा रही हैं कि वो किसी प्लानिंग के तहत उनको ज़मानत मिली है। अब ये पता नहीं कि मिली है कि नहीं मिली, हम नहीं कह सकते मिली कि नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि घाटी से जो लोग जीत के आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा और कांग्रेस के अलावा उनको बीजेपी के साथ मिला लिया जाएगा, इसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि इंजीनियर राशिद को जमानत जो दिलवाई गई है वो इसलिए दिलवाई गई है ताकि वो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का नुकसान करें। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है। तो वो सारी थ्योरी तो अपनी जगह है समिता जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपने 3 प्रत्याशी उसने छोड़ दिए थे, खड़े नहीं किए थे, और वहाँ जो स्थानीय दल थे उनको जिनको समर्थन दिया था उनमें से 2 की जमानतें जब्त हो गई थी। ये लोकसभा चुनाव में हुआ। तो अभी भी स्थिति वही होगी कि जमानतें जब्त होंगी उनकी भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न सहयोगी समझे जा रहे हैं कि जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे, ये समझा जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सारी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की जम्मू क्षेत्र में जुटी हुई हैं, और आज प्रधानमंत्री ने यही बांटो और राज करो की नीति वहाँ अपनाई भी अपने भाषण में कि जम्मू के साथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने कांग्रेस ने बहुत जुल्म की, इस तरह की बातें उन्होंने वहाँ करने की कोशिश की, यानी जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने की वहाँ भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने कोशिश की, जो उनका अपना पुराना रवैया रहा है बांटो और राज करो करने की नीति का।
लेकिन यह महत्वपूर्ण बात शर्मिष्ठा जी है कि घाटी से जो 47 सीटें हैं उनमें सिर्फ 32 सीटें ऐसी हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव समझा जा सकता है, और उन 32 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता जो हैं वो सब दीवार बनकर खड़े हुए हैं। तो यानी जम्मू रीजन में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब समझी जा रही है। तो कहीं से कहीं तक कोई संभावनाएं नहीं बताई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ कर पाएगी, लेकिन चुनाव लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को जाना था वहाँ के जरिए। शर्मिष्ठा जी, असल में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं कि जम्मू कश्मीर जीत जाएंगे क्या कर लेंगे, जम्मू कश्मीर के जरिए उन्हें पूरे देश में राजनीति करनी है। वो संदेश प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर के जाकर के वो संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को मतलब वहाँ के लोगों की भावनाओं का, उनकी तकलीफों का, उनकी समस्याओं का कोई संज्ञान मोदी नहीं ले रहा है। वहां जाकर भी अगर वो अपने मन की बात ही कर रहे हैं तो जाहिर है जनता इस बात को देख रही है, और वहां के जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं वो लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी तो भाषण देकर दिल्ली लौट आएंगे, शाह भाषण देकर दिल्ली लौट आएंगे, लेकिन आखिर में वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनको जनता के बीच जाना है, उनको जनता के बीच राजनीति करना है। और ऐसे में वो ये समझ रहे हैं कि अब बीजेपी यहाँ पर उखड़ती जा रही है, उसके पैर उखड़ ही चुके हैं। और इसका ये सबूत ही है जो कश्मीर घाटी में जो 43 सीटों पर वो नहीं, मतलब जिस तरीके से उसने केवल 19 सीटों पर जो चुनाव लड़ने का फैसला है बीजेपी का, उससे ये समझ में आ रहा है। और जो ये दावा किया जा रहा है कि जब ये निर्दलीय जीतेंगे और हम उसमें उनको अपने साथ मिला लेंगे, इस बारे में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से जो बीजेपी उम्मीदवार है रफीक वानी, उन्होंने खुले तौर पर यह दावा किया कि नए क्षेत्रीय दल और निर्दलीय जो है वो हमारे हैं, यानी अपने जो प्रचंड बी टीम सी टीम जिन लोगों को भी खड़ा कर रहे हैं ये बाद में हमारे साथ मिलेंगे। और इसमें उन्होंने अपने भाषण में इंजीनियर राशिद, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद इन सबको अपना बताया है। तो बाहर बीजेपी नेता चाहे जो बोलते रहे, और इंजीनियर राशिद भी जब तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि आप बीजेपी का साथ देंगे, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं, और बीजेपी ने जो कुछ किया है उसको हम नहीं भूलेंगे, और हम 5.5 साल से हम जेल में हैं और हमने भुगता है कि किस तरीके से बीजेपी खेल कर रही है। तो सामने तो वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो ये मना कर रहे हैं तो फिर सवाल ये है कि फिर जो रफीक वानी है वो किस तरीके से ये दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी तभी इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जाहिर है बीजेपी जो है किसी न किसी तरह अलगाववादियों को, या जिन लोगों पर उसी ने टेरर फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, और उन्हीं लोगों का साथ अब बीजेपी लेने में जुटी हुई है। लेकिन इधर जम्मू में भी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, और जम्मू कश्मीर दोनों को हम मिलाएं तो अमलेंदु जी, बीजेपी में जो बगावत जो देखने मिली खुले तौर पर, अभी तक बहुत जो अनुशासन वाली पार्टी है, यहाँ जिस तरीके की बगावत पहली लिस्ट आने के साथ हुई, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कैसे बीजेपी अध्यक्ष को वहां पर कार्यालय में बंद कर दिया गया था। और अब बीजेपी ने उसका तोड़ ये निकाला है कि जो लोग नाराज हैं उनको नई नई जिम्मेदारियां दी जा रही है। जैसे सत शर्मा, इनको टिकट नहीं मिली, जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री भी रहे, तो इनको अब जम्मू कश्मीर इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जो 2 पूर्व डिप्टी सीएम थे, निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता, इनको चुनाव प्रचार पैनल और चुनाव प्रबंधन समितियों की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है। फिर जम्मू पूर्व से युद्धवीर सेठी, उनके उम्मीदवार के विरोध में बीजेपी नेता चंद्रमोहन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। सांबा से पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया के नामांकन के विरोध में सांबा जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में ये जो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, या बगावत, या ये कह रहे हैं लोग कि अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, आप हमको टिकट नहीं दे रहे, क्या लगता है आपको कि क्या मोदी अभी जो कश्मीर पहुंचे, मतलब जम्मू पहुंचे हैं, क्या वो इस बगावत को किसी तरह रोक पाएंगे, या बीजेपी को वहां पर उसके लोग ही हरा देंगे इस बार? देखिए शर्मिष्ठा जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में बगावत नहीं रोक पाए थे, जो कि जेपी नड्डा साहब का गृह क्षेत्र है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में बड़ा समय भी दिया था, वहाँ से अपना पुराना रिश्ता भी बताया था, अभी तक जम्मू से या कश्मीर से कोई रिश्ता नहीं बताया है प्रधानमंत्री ने, लेकिन वो भी आने वाले समय में बता सकते हैं कि उनका जम्मू कश्मीर से क्या रिश्ता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश से रिश्ता बताने के बावजूद वो अपने नेता को बैठा नहीं पाए थे, और उसने साफ कह दिया था कि मोदी जी अब देर हो गई, अब नहीं बैठ सकता मैं।
और ये उस नेता ने ही खुद वायरल कर दिया कि मोदी जी फोन कर रहे हैं और वो नेता नहीं बैठा, चुनाव लड़ा। तो जब हिमाचल में नहीं रोक पाए, जहां से आपका अध्यक्ष आता है वहां आप नहीं रोक पाए, तो आप जम्मू कश्मीर में किस तरीके से रोक लेंगे? और जम्मू कश्मीर में तो शर्मिष्ठा जी ने किया ये है कि जो लोग दूसरे दलों से आए थे उनको उठा करके तो टिकट दे दिए, और यहाँ तक कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पीजेपी से लोग आए थे और जिन्होंने 370 हटाए जाने का विरोध किया था उनको भी टिकट दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लेकर विद्रोह जो था वहां हुआ था, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है कि बाहर से आए हुए को पुचकारो और अपनों को दुत्कारो, तो ये अपनों को जो दुत्कारा जा रहा है ये अपने अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन जाएंगे। और उनका सबका कहना है कि 20-20 साल से 25-25 साल से पार्टी के लिए मेहनत हम कर रहे हैं, पार्टी को खड़ा हम कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के लिए काम हम करते हैं, और हमारे सिर पर आकर वही लोग बैठ जाते हैं जो पिछले 20-25 साल से हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे। तो ये जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के नेताओं का कहना है, इसको मोदी जी किस तरीके से रोकेंगे? क्योंकि लोगों को भी लग रहा है कि मोदी जी की चिंता सिर्फ एक ये है कि किस तरीके से मोदी जी खुद प्रधानमंत्री बने रहें, बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की लीडरशिप है या स्टेट की लीडरशिप है वो बाहर में जाए, प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बने रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री का सारा काम होता है, और इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से दूसरे दलों के सामने गिरवी रखा जा रहा है। ये लोगों का सोचना हो गया, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका। तो अब मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी अब जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी में बिखराव आ रहा है इसको रोक सकते हैं। दूसरा जो आपने गुलाम वानी जो है उनके प्रत्याशी बीजेपी के, उनका जो आपने कहा है, उन्होंने शर्मिष्ठा जी बहुत सही बातें कही। देखिए, सज्जाद लोन के विषय में तो ये भी कहा जाता है कि जब सरकार गिर गई थी तो सज्जाद लोन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी प्रयासरत थी, लेकिन वो चूंकि जुटा नहीं पाई संख्या बल, तो इसलिए सज्जाद लोन को नहीं बना पाई थी। जब पीडीपी से टूटा था गठबंधन बीजेपी का, तो खेल उस समय भी चल रहा था सज्जाद लोन को लेकर के। अल्ताफ बुखारी की पार्टी को तो समर्थन दिया ही था लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने। और अब जो बात की जा रही है इंजीनियर राशिद को लेकर के, तो इंजीनियर राशिद के साथ भले ही पिछले दरवाजे से कोई बातचीत ना हुई हो, और इंजीनियर राशिद बहुत खिलाफ भी है, लेकिन इंजीनियर राशिद को अगर हवा दी जाएगी तो इंजीनियर राशिद बाद नुकसान किसका करेंगे? तो यानी इंजीनियर राशिद भी अगर कुछ करते हो, बीजेपी के साथ नहीं भी आते, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान कर देंगे। इसकी ये रणनीति भी है। तो यानी कई उस पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये समझा सकता है समझता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल अलग तरह का खेल हो रहा है। लेकिन इस खेल में मोदी राहुल गांधी के बातों में किस तरह से, या राहुल गांधी और कांग्रेस जो मुद्दे उठा रहे हैं उनमें किस तरह से फंस गए हैं, जिसका जिक्र हमने सबसे शुरू में किया था। तो आइए अब हम सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या कहा, जिससे ये लग रहा है कि मोदी अब बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। सुन लेते हैं मोदी की ये बात। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन तीन खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन तीन खानदानों के खास थे। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की, और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि
इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। अरबों खरबों की दुकान, पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं मोदी और कौन से अरब खरब इनको दिख गए, क्योंकि इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि टेम्पो में भरकर कांग्रेस के पास धन पहुंचता है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के खाते तो इनकम टैक्स ने सीज कर दिए थे। खैर, यहाँ पर जो तीन खानदान बोल रहे हैं मोदी, ऐसा लग रहा है कि पुराना ही रिकॉर्ड जो है वो घिस रहा है, फिर से वही सारी बातें, कुछ नया नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो ये बातें सब कह रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि उनको राहुल गांधी, कांग्रेस की मौजूदगी, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ आना और पीडीपी का इंडिया गठबंधन में शामिल होना, भी वहां पर अलग चुनाव लड़ रही है लेकिन अगर मौका लगेगा तो वो भी साथ आ ही जाएंगी। और इन सबको लेकर जिस तरीके से परेशान दिख रहे हैं मोदी, उससे समझ में आ रहा है कि राहुल की चाल में बिल्कुल फंस चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की बातों का जो जवाब दिया है और उन्होंने भी कुछ कहा है, सुन लेते हैं पहले उसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो तीन फैमिलीज हैं कश्मीर की बर्बादी की जिम्मेदार है, अभी मोदी जी ने अपनी तकरीर में कहा, जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए, पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब आज भी कर रहे हैं बीजेपी, बड़ा हालात ठीक हो, हालात खराब है काफी, आज भी तो इनकम कर रहे हैं। ये वजीर आजम साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उमर साहब जो मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या आपको लग रहा है कि लोग उस पर वोट देंगे? उम्मीद तो वही है ना, उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। अमरिंदु जी, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने जो खरी बातें कह दी हैं, क्या मोदी के पास उनका कोई जवाब होगा? क्योंकि 370 मतलब वो पुरानी बात का उन्होंने जिक्र किया कि वाजपेयी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया, पीडीपी के साथ इन्हें मोदी ने वहां पर, बीजेपी ने वहां सरकार बनाई, लेकिन आज की बात वो कर रहे हैं कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन आज के भी जो हालात हैं, क्या उनका वो जवाब दे सकते हैं? क्या कहेंगे? क्योंकि जनता भी इन सब जो मतलब उमर अब्दुल्ला की बातें, ठीक है वो एक विरोधी पक्ष के नेता हैं तो वो जाहिर है मोदी पर हमला बोलेंगे, लेकिन वहां की जनता भी तो ये देख ही रही है। आज मोदी अगर वहां जाकर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात नहीं कर पा रहे, या वो बाकी जितने दावे उन्होंने जैसे शांति वगैरह की बातें भी जो की वो पूरी नहीं कर पा रहे, और जो मैंने जिक्र किया था कि आतंकवाद आखिरी सांस जो ले रहा है जिसको वो बोल रहे हैं, वो ये दावा क्यों नहीं कर पा रहे कि आतंकवाद को हमने खत्म कर दिया? क्योंकि जब 2019 में 370 का खात्मा या उसके पहले नोटबंदी का फैसला, उसमें भी तो यही कहा गया था कि इससे आतंकवाद जो रुकेगा, क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्या बीजेपी के पास इसका कोई जवाब होगा? देखिए समिता जी, बीजेपी के पास इसका जवाब इसलिए नहीं होगा कि पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर और जम्मू कश्मीर तक ये विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के संबंध तमाम अलगाववादियों से हैं और ये समय समय पर उनकी मदद लेते रहते हैं, उनके साथ
बातचीत चलती रहती है। इनके अब संबंध है कि नहीं, इस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। और जो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि अगर पीडीपी के साथ इनका रिश्ता रहा और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ये पीडीपी से इनसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको याद होगा समिता जी कि मेघालय में कोनार्क संगमा के खिलाफ ज़बरदस्त भाषण दिया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, और चुनाव के बाद उनके साथ गठबंधन भी कर दिया, फिर उसके बाद सरकार बना ली संगमा के साथ जाकर के। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है, उस पर वो काम करती है कि अपने ही साथियों को जो होते हैं वो पीछे से पहले कोसती है और फिर जाके समझौता कर लेती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इतना तेज़ी के साथ 336 डिग्री घूमना जो है, या 136 डिग्री घूमना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है समिता जी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं कि सुबह जिसको गाली दे रहे हो शाम को उसके गले मिल जाए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की इस कला का तमाम लोगों को कायल होना चाहिए और ये कला सीखनी चाहिए कि किस तरीके से सुबह गाली दो शाम को गले मिल जाओ। ये कला भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए। और ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती के साथ या कोनार्क संगमा के साथ ही नहीं समिता जी, ये तमाम लोगों के साथ है। ये दुष्यंत चौटाला के साथ भी है। यानी चुनाव में दुष्यंत चौटाला जो थे, पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला ज़बरदस्त तरीके से बाकायदा नाम लेकर, 2 गुजराती नाम लेकर के वो प्रहार कर रहे थे, और चुनाव के बाद गले मिल लिए नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह भी मिल लिए, दोनों मिल लिए और कोई गिला शिकवा नहीं कि आपने चुनाव से पहले हमको कोसा था, व्यक्तिगत आपने हमको गालियाँ दी थी। हालांकि दुष्यंत चौटाला को वहाँ जवाब देने पड़ रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि आपने वोट तो लिए थे, वो मोदी शाह बीजेपी को गाली दे करके लिए, तो जाके वहीं शामिल हो गए। तो वो है क्या भोगते दुष्यंत चौटाला। लेकिन ये जो अब कपिल मिश्रा जिस तरीके से विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने मोदी जी को क्या क्या शब्द नहीं कहे, और उसके बाद उन्होंने, कपिल मिश्रा सबसे बड़े धुरंधर है भारतीय जनता पार्टी के, तो ये उनकी चीज़ें समिता जी हैं बीजेपी की, तो ये ठीक कह रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या वहाँ कोई गठबंधन तैयार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सवाल ये समिता जी कि नौमन तेल होगा तभी तो राधा नाचेगी ना। ये कहावत जो है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना बीजेपी को इतनी सीटें आएंगी और ना बीजेपी की जो सहयोगी समझे जा रहे हैं उनको इतनी सीटें आएंगी कि सरकार बना सके, तो कहाँ से सरकार बनेगी। तो ये मंसूबे धरे रह जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी जनता के ऊपर है। वहाँ जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जम्मू और कश्मीर दोनों की, चूँकि देखिए स्टेटहुड जो छीना गया है वो सिर्फ कश्मीर घाटी से नहीं छीना गया, वो जम्मू का भी छीना गया है। और जम्मू के लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। मुझको अच्छे तरीके से याद है, वो पैंथर्स पार्टी होती थी, उसके अभी भी है इंडिया गठबंधन में, खैर अब वो शामिल है पैंथर्स पार्टी। उसके नेता थे प्रोफेसर भीम सिंह, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि अब स्टेटहुड जो है छीना गया है, ये गलत है, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, और किया भी उन्होंने। तो स्टेटहुड जो है वो वहाँ बड़ा मसला है, और स्टेटहुड वापस दिलाने की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में या अमित शाह जी में या जेपी नड्डा साहब में ताकत है तो जाकर के घोषणा करें कि वो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस नहीं करेंगे, और वरना कहें कि स्टेटहुड देंगे। तो ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो इसका मतलब समिता जी साफ तौर पे यही है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की चाल में फंस गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि राहुल ने जाकर के वहाँ जिस तरह की बातें की हैं जम्मू कश्मीर में, उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। तो अब जाकर के 3 परिवार हैं, भ्रष्टाचार हैं, इन्होंने ऐसा किया। अरे जो स्टेटहुड का मसला है उस पर जवाब दो ना, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चाल में फंसे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की चाल में मोदी इसलिए भी फंस चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार चुनाव प्रचार में भी लीड ले ली। खड़गे जी भी और राहुल गांधी दोनों जम्मू भी गए, कश्मीर भी गए, और दोनों जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन मोदी इस बार देर से पहुंचे, तो उसके बहुत से कारण हैं, और वो कारण बिल्कुल समझना कठिन भी नहीं है, क्योंकि दिख रहा है कि बीजेपी वहां पर अपने ही नाराज नेताओं से तो डर ही रही है, उसके अलावा जनता के बीच आखिर वो किस तरीके से पहुंचे, इस बात का भी डर कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में है, मोदी के मन में है। और इधर हरियाणा में भी आज मोदी पहुंचने वाले चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वहां भी हालत बहुत खराब है। और जो कर्णदेव कंबोज जो अभी जो बीजेपी जिन्होंने छोड़ी, और नायब सिंह सैनी उनसे मिलने पहुंचे, मनाने पहुंचे, तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। सैनी जी हाथ बढ़ाते रह गए, लेकिन उनको वो नमस्कार करके निकल गए। और अब बीजेपी को उन्होंने पूरी तरह से नमस्कार कर दिया, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और अकेले कर्णदेव कंबोज नहीं, और भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, या जिन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, या जिन्होंने बीजेपी से बगावत की।
बहुत से ऐसे नेता हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस में जो एक उत्साह देखा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ क्या हरियाणा, यानी इस बार क्या बीजेपी को डबल झटका लगने वाला है अमरेंदु जी? क्योंकि हरियाणा के भी हालात बता रहे हैं कि चाहे सत्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली आए, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, अब वो चुनाव प्रचार में जुटेंगे ही। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी फिलहाल अलग अलग लड़ रहे हैं आप और कांग्रेस, लेकिन नौबत आई तो हो सकता है दोनों एक साथ मिलकर सरकार बना ले। और अगर दोनों पार्टियों में से कोई और भी जीतता है तो बीजेपी को हराने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, ये बात तो तय है। तो क्या इस बार हरियाणा भी बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है? देखिए समिता जी, बीजेपी के हाथ से हरियाणा 2019 में भी फिसला हुआ था और बीजेपी की सीटें कम आई थी, तभी उनको दुष्यंत चौटाला के साथ समझौता करना पड़ा था और उनको साथ में लेना पड़ा था। निर्दलीयों से अकेले काम नहीं चल रहा था। आज जो है वो जो उनके सहयोगी थे, दुष्यंत चौटाला या इनेलो, जो पिछले दरवाजे से सब सहयोगी समझे जाते थे, उन सब की हालत बहुत ख़राब है और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने हमसे वोट लिया था बीजेपी के विरोध के नाम पे और आप बीजेपी के साथ चले गए। तो अब कोई भी जिसके ऊपर जरा भी ये शक होगा कि ये बीजेपी का विरोध करके और ये नुकसान पहुंचाएगा, अगर वो खुद सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वहाँ की जनता उसको वोट देने नहीं जा रही है। ये एक तरीके से समझ में आ गया, यानी सीधी सीधी लड़ाई वहाँ कांग्रेस और बीजेपी की है। तो बीजेपी को हराने की स्थिति में कांग्रेस है, तो कांग्रेस के साथ वहाँ का आवाम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मैं तो ग्राउंड पे होकर आया हूँ सर मित्रा जी, और वहाँ देख करके आया हूँ, लोगों से बातचीत करके आया हूँ, कई जिलों में गया और काफ़ी लोगों से बातचीत की। वहाँ जो चीज़ समझ में आई वो यही समझ में आई कि अब वहाँ का मत स्पष्ट है कि कांग्रेस के साथ जाना है और कहीं इधर उधर नहीं बचना है कि साहब ये भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, वो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, इसमें कहीं नहीं जाना है। कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उससे मतलब नहीं है, कांग्रेस के साथ जाना है, इसलिए जाना है कि कांग्रेस ही बीजेपी को वहाँ हरा सकती है। तो ये एक माइंड सेट वहाँ का बन गया है। तो ऐसे में अब कोई भी वहाँ जाए, कुछ भी जाए, देखिए लोकतंत्र है और राजनीतिक दल हैं तो सब जाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, किसी को चुनाव लड़ने से तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन जनता किसके साथ है, महत्वपूर्ण सवाल ये है। तो जनता वहाँ जो है वो अपना ये मन बना चुकी है कि उसे 10 साल के हिसाब किताब बीजेपी से पूरे करने हैं। और हम लोगों के यहाँ रिपोर्ट पड़ी भी हुई है शर्मिता जी, ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ की है। और जो हम लोगों का हरियाणा चैनल है, एक तो अपने दर्शकों से कहेंगे कि डीवी लाइव हरियाणा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हरियाणा की खबरें भी आपको वहाँ तक मिलती रहें। तो वहाँ साफ तौर से कहते हुए सुने जा रहे हैं और अलग अलग जगहों की रिपोर्ट है कि इस बीजेपी की सरकार ने किसान पीटे, आंगनवाड़ी पीटे, कर्मचारी पीटे, पहलवान पीटे, सब पीटे इसने, तो इसको वोट कौन देगा? ये सवाल समिता जी हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें लोग ये कहते हुए सुने जा रहे हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि वहाँ स्थिति क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हरियाणा भी जाता हुआ दिख रहा है समिता जी। बिल्कुल, इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है दोहरा झटका। यानी जिस डबल इंजन सरकार की बात मोदी भी बहुत बार बोलते रहे हैं, हालांकि बहुत ही अलोकतांत्रिक बात है क्योंकि राज्य सरकारों का अपना वजूद है, केंद्र का अपना वजूद है और केंद्र को हर एक राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए। ये एक आदर्श व्यवस्था है, लेकिन मोदी ने इस आदर्श व्यवस्था को तोड़ा और एक लोगों के मन में ये बात बैठा दी कि डबल इंजन की सरकार आएगी, यानी हम केंद्र में बैठे हैं तो तुम राज्य में भी हमको चुनो तब तुम्हारा भला होगा। एक इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश की मोदी ने, लेकिन और लोगों ने उनकी बात को कई जगहों पर माना भी, लेकिन ये देख लिया कि जिसको वो डबल इंजन सरकार बोलते हैं असल में वो छलावे से ज्यादा कुछ नहीं है। हरियाणा के लोग इस बात को भुगत रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं अमरेंदु जी, हमारा जो चैनल है डीवी लाइव हरियाणा, उसमें जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनको आप सुनेंगे, हमारे दर्शक अगर सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि वहां के लोगों में किस तरह बीजेपी के लिए नाराजगी है और कांग्रेस से एक नई तरीके की उम्मीद बन रही है, खासकर राहुल गांधी के कारण। और जिस तरीके से वहां विनेश फोगट का साथ दिया कांग्रेस ने, पहलवानों का मतलब महिला पहलवानों के साथ या फिर किसानों के साथ, या अग्निवीर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो भी किसानों से जुड़े मुद्दे, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस जिस तरीके से तार्किक बातें रख रही है, एक समस्या को उठा रही है और उसका समाधान कैसा होना चाहिए यहाँ तक की बातें कर रही है। लेकिन मोदी अभी भी लगे हुए हैं कि जैसे कश्मीर में वो बोल रहे 3 खानदान, और अभी हरियाणा आएंगे तो मेरा ख्याल है फिर से वो उसी परिवारवाद को कोसेंगे, क्योंकि 3 लाल जो कहे जाते हैं हरियाणा के, देवीलाल, चौधरी देवीलाल और बंसीलाल और भजन लाल, इनके परिवारों के जो लोग हैं 13 लोग मेरा ख्याल है अभी इस समय चुनाव में हैं। तो मोदी अब जाकर उनको कोसेंगे, कांग्रेस को कोसेंगे और बहुत सारी सरिता जी वहाँ तीनों लाल को नहीं कोसेंगे क्योंकि 2 लालों के लाल भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जी लेकिन श्रुति चौधरी और वहाँ कुलदीप बिश्नोई। बिल्कुल हाँ, कुलदीप बिश्नोई और श्रुति चौधरी ये दोनों हैं। और
अब कांग्रेस को वहां पर तोड़ने की कोशिश भी बीजेपी ने पूरी तरह से की है, लेकिन फिर भी परिवारवाद या वंशवाद का वहां पर, क्योंकि मोदी के मुंह से ये बातें ही निकलेंगी, कोई दूसरा रिकॉर्ड शायद ना बजे, लेकिन क्या कुछ बोलेंगे मोदी, इसका इंतजार रहेगा। तो अमलेंदु जी, आज हम इस चर्चा को यही रोकते हैं, अब देखते हैं कि हरियाणा पहुंचकर, कुरुक्षेत्र जाकर कौन सा नया बिगुल फूंकते हैं मोदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने इसे ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, और हमारा जो नया चैनल है डीबी लाइव हरियाणा, उसको भी सब्सक्राइब करें और उसकी खबरों को देखें, लाइक करें और बने रहे डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।